अच्छा चलिए आ जाएं, अब स्क्रीन पे आ जाएं। अच्छा 404 एरर, ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। और आज मैं आपको थोड़ा सा एसईओ ऑडिट का भी बताऊंगा कि एसईओ ऑडिट क्या होता है। और आप लोगों ने आज इस पे जाकर भी थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि एसईओ ऑडिट है क्या चीज़, कैसे करते हैं। और आप अब इस काबिल हो गए हैं कि आप एसईओ ऑडिट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। 404 पेजेस, 404 पेजेस होते क्या हैं बेसिकली? 404 पेजेस का मतलब ये है कि आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ लिंक्स बने हुए हैं, या इटसेल्फ वेबसाइट खुद से खोलते हैं और वेबसाइट नहीं खुलती बल्कि स्क्रीन के ऊपर एक एरर आ जाता है जिस पे लिखा होता है 404 एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ कुछ नहीं है। ऐसे ही है कि कोई किसी को अपने घर का एड्रेस भेजे तो वहाँ पर वो जाए तो वहाँ पर घर ही ना हो गई, ओपन स्पेस हो गई। तो अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐसे यूआरएल्स मौजूद हों जो कि एग्जिस्ट ही ना करते हों तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बैड इंप्रेशन है। और ये वाला बैड इंप्रेशन कहाँ तक जाएगा? गूगल पर भी जाएगा, यानी कि गूगल पर भी बैड इंप्रेशन होगा। और जो चीज़ गूगल रैंक कर रहा होगा वो अगर नहीं खुल रही होगी तो वो गूगल का बैड इंप्रेशन होगा ओपन करने वाले के लिए। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ का कि क्या हमारी वेबसाइट में 404 एरर पेजेस तो नहीं है, यानी ऐसे पेजेस जो खुल नहीं रहे, किसी भी वजह से नहीं खुल रहे। अब पेज ना खुलने की वजह क्या हो सकती है? सस्पिशियस एक्टिविटी भी हो सकती है, हैकिंग एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो क्या एक्टिविटी हो सकती है कि पेज का जो यूआरएल है वो प्रॉपर नहीं है, यानी बेसिकली आप जिस यूआरएल पर जाना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब हम किसी एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जाते हैं तो कैसे जा रहे होते हैं हम? असल में इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, मतलब मूव करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन होती है, कौन मुझे बताएगा? मतलब मैं एक वेबसाइट पर हूँ, उस पर कोई लिंक बना हुआ है, ऐसे ही है ना, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो फिर मैं किसी पेज को फॉलो करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऑप्शन हैं, ऐसे दो ऑप्शन है ना जो कि मिसलीड हो सकते हैं। एक फाइल का नाम, यानी आप जिस फाइल का नाम लिख रहे हैं एक्चुअली वो फाइल है ही नहीं, ये बात भी हो सकती है, यानी एक्चुअली वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती आप जिस फाइल का नाम लिख रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, फाइल तो मौजूद है मगर जो आपने एंकर यूज किया हुआ है उसमें नाम गलत यूज किया। यही तो वजह, लेकिन मिसलीड एंकर से एचरेफ से जाते हो ना आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर, चाहे वो मेन्यू आइटम हो चाहे वो लिंक हो, जाते तो हम एचरेफ से ही हैं, या यूआरएल से जाते हैं, मेन वेबसाइट के यूआरएल से, या एचरेफ से जाते हैं। सो आपने लिंक पे क्लिक किया और लिंक में जाना किसके ऊपर है? सपोज करें xyz.html पर जाना, और ये xyz HTML पड़ी हुई है सर्वर पे, मगर हुआ क्या है कि कुछ टाइम के बाद, पहले ये xyz HTML ही थी लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया और किसी ने लिख दिया बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर.html। इसका मतलब क्या हुआ? नाम तो चेंज हो गया मगर जो एंकर का टैग है उसके अंदर चेंजिंग नहीं आई। यानी दो जगह है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दो जगह हैं। एक वो जगह जहाँ पर फाइल स्टोर है और एक वो जगह जहाँ से आप उसे इंडिकेट कर रहे हैं। वो इंडिकेट कहाँ से कर रहे हैं आप? href से, एंकर के टैग के साथ। या तो वहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है या वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो नाम आपके सर्वर पर मौजूद नहीं है। सो हम जब एसईओ ऑडिट करते हैं, अब ये जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना एसईओ ऑडिट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी मुझे कहता है कि भाई मेरी वेबसाइट है रैंक नहीं कर रही है, नाम लिखने से ही आती है, हम इसको रैंक करवाना चाहते हैं, पहले नंबर पर लाना चाह रहे हैं, तो आप इसकी एसईओ कर दें, ऐसी है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? सबसे पहले मैं उससे देखूंगा कि भाई इसके ऊपर ऑलरेडी एसईओ से रेलिवेंट क्या हुआ है, किसी ने इसकी एसईओ की हुई है, क्या इसके ऊपर कोई ऐसी टेक्निक्स तो इस्तेमाल नहीं हुई जो गूगल नापसंद करता है, यानी जिसे हम कहते हैं ब्लैक हैट। एक है वाइट हैट एसईओ और एक है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज जो गूगल के अगेंस्ट हैं, ठीक है। कोई ऑटोमेटेड ऐसे सिस्टम्स यूज करते हैं हम जिससे जो चीज़ 3 महीने में रैंक होनी है वो 10 दिन में रैंक हो जाए, मगर वो जो 10 दिनों में रैंक होगी वो कुछ दिनों के बाद ख़त्म भी हो जाएगी। और जब गूगल की लिस्ट में ये बात आ जाएगी, गूगल को एकदम तो नहीं, फौरी तौर पर तो झटके में नहीं पता लगेगा, कुछ टाइम के बाद उसे जब पता लगेगा तो वो आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट कर देगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं कर सकती, जितनी अच्छी एसईओ मर्जी उस पर कर लें। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस यूआरएल से मूव करना पड़ेगा, वो यूआरएल ही हम यूज़ नहीं कर सकते। इसे हम बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। तो कह रहा है भाई ब्लैक हैट एसईओ तो नहीं हुई। मिसाल के कोई बंदा मुझे कि मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, और मुझे पता लगे कि पहले इसने किसी बंदे से 10 दिनों में वेबसाइट रैंक करवाई हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक हैट एसईओ लगी होगी उसके ऊपर। तो मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है कि कहीं इसके ऊपर ब्लैक हैट एसईओ तो नहीं है, कोई पेनल्टीज तो नहीं है। अगर आपको याद हो तो सर्च कंसोल में हम गए थे, वहाँ पर बता रहा था ना कि पेनल्टीज भी बता रहा था कि इसको कोई पेनल्टी तो नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई, इसका मतलब है कि क्लियर है, सर्च कंसोल से हमें पता लग गया। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि एसईओ ऑडिट करना है कि इसकी एसईओ हुई है कि नहीं हुई। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि एसईओ ऑडिट कैसे करना है हमने। एसईओ ऑडिट के अंदर एक काम मैंने ये भी करना है कि क्या ये 404 एरर पेजेस तो नहीं निकल रहे, ये खुद ब खुद आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसके अंदर 500 पेजेस हैं, एक वेबसाइट है उसमें 200 पेजेस हैं, एक वेबसाइट है उसमें 50 पेजेस हैं, एक वेबसाइट है उसमें 1000 पेजेस हैं। अब मैं ये कहूँगा एसईओ ऑडिट करना है, तो छोटी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट करना तो आसान होगा, मगर जो बड़ी वेबसाइट होगी उसका एसईओ ऑडिट करना तो अच्छा खासा लंबा लेंथी काम होगा कि भाई 500 पेजेस को एक एक करके कैसे चेक करूं, मैं खोल खोल के चेक करूं, ये तो काम मैनुअल हो गया। नहीं, हमने पेजेस को खोल खोल के नहीं देखना, बल्कि हमने एक टूल के साथ इनको चेक करना है। वो टूल मुझे बताएगा कि इनमें कितने पेजेस ऐसे हैं जो ओपन नहीं हो रहे। उसके बाद ये काम अगर मैंने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि भाई मैं खुद देख लूंगा तो मैं देखूंगा, अदरवाइज मैं डेवलपर को कहूंगा कि भाई ये एरर पेजेस आ रहे हैं, इनको रिजॉल्व करके मुझे दे। आपको पता है एरर पेजेस का रिजॉल्व तो कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ में आ गया ना कि एरर पेजेस को रिजॉल्व कैसे करना है, कौन बताएगा? हमने सिर्फ ये देखना है कि भाई वो क्लिक किया 404 आ गया। अब मैंने ये देखना है कि इसका नाम, फाइल नेम और एंकर नेम आपस में डिसमैच कर रहे हैं, ये तो कंफर्म बात है कि दोनों एक नहीं है। तो मैंने ये देखना है कि सर्वर के ऊपर क्या नाम स्टोर हुआ है, तो एंकर पे भी वही होना चाहिए। और एक और चीज भी इसके साथ पैरेलल में नोट करूंगा कि मेरी फाइलों के नाम, क्योंकि एक टेस्ट और मैं साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो चेंजेस करने जा रहा हूँ ना चीजों को, तो मैं साथ एक टेस्ट और साथ लगा लूंगा कि भाई ये जो फाइल नेम्स हैं क्या ये ऑप्टिमाइज्ड भी हैं कि नहीं है। ऐसा ना हो कि फाइल का नाम हो 001.html या 057.html या png, सो इसका मतलब है ये नाम तो ऑप्टिमाइज्ड भी नहीं है। तो साथ ही फिर मैं ये वाला काम भी कर लूंगा। हो सकता है कि यही साइंस किसी ने लगाई हो, लेकिन उसने की किस साइड पर हो, वन साइड पे की हो, बोथ साइड पे ना की हो, कि उसने जाकर एंकर के टैग में ऑप्टिमाइज करने के लिए नाम एसईओ फ्रेंडली कर दिया, लेकिन सर्वर के ऊपर उसने नहीं देखा कि नाम क्या और चेंज किया या करना भूल गया या नहीं किया उसने। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये पूरे इसमें लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3 टूल दिए मैंने। ज्यादा अच्छी बात है कि तीनों टूलों से चेक कर लो। अब ये जब 3 टूल्स हैं, एक टूल तो हमारे पास Ahref है, ये बहुत एक्सपेंसिव टूल है और बहुत वैल्यूएबल टूल है, यानी इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, मगर ये एक्सपेंसिव भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है। नंबर ऑफ डॉलर्स में ये बाय करते हैं और ये कम लोग ही बाय करते हैं। लेकिन हम इसका जो फीचर यूज़ करने जा रहे हैं, मैं एज ए एसईओ एक्सपर्ट मोस्टली कोशिश करता हूँ कि फ्री टूल्स यूज़ करूँ, क्योंकि हम लोग ये तो नहीं कर सकते ना कि सर्विसेज के पैसे भी लें और टूल्स के पैसे भी लें कस्टमर से। कोई भी नहीं देगा ना हमें पैसे, इतने सारे पैसे तो नहीं देगा काम करने के लिए, तो हम अपने बिहाफ पे तो नहीं करेंगे। इसलिए हम जो काम करना होता है खुद से रिसर्च करके करते हैं, ठीक है। तो Ahref बहुत पॉपुलर टूल है, इसके अलावा ब्रोकन लिंक चेकर एक टूल है, डेड लिंक चेकर एक टूल है, लेकिन इनमें जो सबसे पॉपुलर है और जिसकी अथॉरिटी सबसे अच्छी है वो कौन सा है जी? Ahref है। सो मैं Ahref पे क्लिक करता हूँ, पहले इसी पे आ जाते हैं। क्या हुआ, एक वेबसाइट खुली है, नेट अभी खुल जाता है। दूसरे लिंक पर आ जाते हैं थोड़ी देर में, ताकि ये जो करना है इसमें कर ले। दूसरा कौन सा था जी हमारे पास? ब्रोकन लिंक चेकर, इसमें भी आ जाते हैं। आगे कहते हैं फ्री चेक फॉर ब्रोकन लिंक्स, यहां पर आए, कोई मुश्किल काम नहीं है। कहता है भाई www के साथ वेबसाइट का नाम लिख दो। मैं लिखता हूं www.ahref.com
stars.edu.pk, मैंने कोई भी वेबसाइट लिख दी है और मैं कहता हूँ फाइंड ब्रोकन लिंक्स। जरा देखते हैं, ये एक सिक्योरिटी कोड आया कि भाई आप बोट तो नहीं है, तो जो भी कोड वो आपसे पूछ आप यहाँ पर लिखते हैं N9KB। शुरू कर दिया उसने काम करना। अब जितने भी इसमें ब्रोकन लिंक्स होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा डेवलपर को, या अगर मैं ये काम, मेरे पास सारी पूरी वेबसाइट का एक्सेस है और मैं ये कर भी सकता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई इसकी होस्टिंग इस जगह पर पड़ी हुई है, मैं उधर जाकर फाइलों के नाम चेक करूँगा और मैं लिंक्स में नाम चेक करूँगा। फिर मैं देख लूँगा कि मैंने सर्वर पे फाइल का नाम चेंज करना है कि लिंक में। चेंज तो एक ही जगह पे करना पड़ेगा ना। मतलब मैंने href में लिखा हुआ है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, लेकिन जब मैं सर्वर पे फाइल को देखता हूँ तो वहाँ पर जो फाइल है वो है 001.html। अब फर्क पता लगा, एक जगह पे चेंज होगी ना, मतलब एक कंफ्लिक्ट आ तो एक जगह की वजह से ही रहा है कि दोनों ही यूनिक हैं, तो दोनों को कॉमन करना है हमने। जो नाम हम href में यूज़ कर रहे हैं वही नाम सर्वर पे स्टोर होना चाहिए। चलो जी आगे, एरर पेजेस दिखा दिया उसने मुझे, कहता भाई इन पेजेस को रिजॉल्व करो। इधर आ जाए, पहला पेज तो खुला ही नहीं मेरा ख्याल है ना। चलिए इसको भी खोल लेते हैं, href को खोलते हैं। ये href नहीं है, इस पे भी करते हैं। चलो ये अभी href खुल गया। अब यहाँ पर आए और अच्छी बात यह है कि क्रॉस चेक करें, 3 टूल्स में इकट्ठा चेक करें, 2-3 टूल्स में, ठीक है। और भी आपको गूगल से मिल सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि कहीं कोई इशू तो नहीं है। चलो जी यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर stars.edu.pk, यही है, चेक। वहां भी चेक हो रहा था, यहां भी चेक हो रहा है। अब हमने करना क्या है, एरर्स को रिजॉल्व करना है। मतलब इसका काम क्या था सिर्फ जी, इसने क्या कहा हमें, अब देखें यहां पर एरर आ रहे हैं, कहते हैं जहां पर आपने लिंक्स बनाए हुए हैं वहां पर कुछ एरर्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कहते हैं ये वाली फाइल नहीं मिल रही। अब ये काम किसका है, ये काम एक्चुअली डेवलपर का है, उससे हमने इन मामलात को रिजॉल्व करवाना है। कहते हैं ये लिंक्स हैं जो आपके एरर्स शो करने लगे हुए, एक ये आया एक ये आया। हम क्या करेंगे, जितने भी आएंगे ना ये उसको भेज देंगे डेवलपर को, उसे कहेंगे भाई इनको चेक करें और इनको रिजॉल्व करें, ये 0 होने चाहिए। 404 एरर अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपकी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए, क्योंकि मिसलीड करती हुई किसी चीज़ को गूगल तो नहीं दिखाएगा ना, रैंक तो नहीं करेगा गूगल के भाई ये चीज़ किसी को मिसलीड कर रही है, कि कोई भी बंदा उस पर क्लिक करता है और वो चीज़ खुलती नहीं है, गूगल तो नहीं दिखाएगा। इवन गूगल आपको बैन कर सकता है इन चीज़ों की वजह से। शायद मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने मिसाल के तौर पर अपना यूट्यूब चैनल बनाया और वहाँ पर मैं वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली लगाता हूँ किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। सो मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट यूट्यूब वीडियो के कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का URL दे दिया। अब मेरी तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो लोग देख रहे हैं, वो वाला URL किसी भी वजह से किसी भी वक्त हैक हो गया, तो जो हैक हो जाते हैं आप अक्सर देखते हैं उनके URL रेड कलर के आ रहे होते हैं ऊपर, और वो शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है आपके कंप्यूटर के साथ भी। सो यूट्यूब जो होता है ऐसी वीडियो के ऊपर एकदम स्ट्राइक भेजता है और वो ये कहता है कि आपने एक सस्पिशियस लिंक यूज़ किया हुआ है। हालांकि वो लिंक परमानेंट सस्पिशियस नहीं था, वो अभी अभी रिसेंटली सस्पिशियस हुआ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दूसरों के लिंक इस्तेमाल करने से पहले भी अच्छी तरह सोचना चाहिए कि उनकी रिलायबिलिटी कितनी है। कल को अगर उनमें कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो कि अनरिलायबल हो, जैसे हैक हो जाता है उनका सिस्टम, तो वो उसकी वजह से, और मेरी जितनी वीडियोस होंगी सब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, इमीडिएटली उनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंपनी वालों को तो नहीं कह सकता ना कि भाई आपकी वेबसाइट में इशू आ रहा है इसे ठीक करें। वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से ठीक करवाना है। जब उनका इशू आया हुआ है, हैक हो गई है वेबसाइट, तो उनकी चॉइस है, पता नहीं वो छोड़ कर ही ना चले जाए वेबसाइट को, ये भी पॉसिबल है। तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि उसे रिमूव करूँगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन चीज़ों को बहुत
अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और ये क्या चीज़ थी हमारे पास, 404 एरर। क्लियर हो गया जी ये वाला टॉपिक। मतलब इसमें हमने और कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अच्छा अब जरा आगे चलते हैं। और एक और चीज़ थी, वो क्या थी, स्कीमा। स्कीमा, हाँ डेवलपर कहाँ से आएंगे। अच्छा नहीं, डेवलपर हम उसे कह रहे हैं जिसने वेबसाइट बनाई है, जिसने वेबसाइट बनाई है ना, मतलब हमारे पास जो वेबसाइट आई है, बनी हुई आई है ना, हम तो एसईओ एक्सपर्ट है ना, हम तो एसईओ करते हैं। तो हमारे पास तो कोई बंदा अपनी वेबसाइट लेकर आ गया कि भाई इस वेबसाइट की एसईओ कर दो, वो तो हमारे पास अपनी बनी बनाई वेबसाइट लेकर आ गया। इसका मतलब वेबसाइट तो किसी ने बनाई है। तो जब जो ऐसी चीज़ें होंगी जो वेबसाइट की डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी, उसको तो डेवलपर डील कर रहा होगा ना। हाँ ये हो सकता है कि उन्होंने वेबसाइट वाले से यूज़र नेम पासवर्ड सब ले लिए और उसके बाद उनका उससे ताल्लुक ही ना हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी थोड़ी सी स्किल होनी चाहिए इस चीज़ में कि आप इन चीज़ों को खुद से देख सकते हो। मगर इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसईओ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। मतलब ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट है कि वेबसाइट अपलोड हुई हुई है। ये चीज़ें मैं साथ साथ वजह आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे करनी है हम लोगों ने। मैंने आपसे कहा था कि एक लेक्चर में आपको भेजूंगा कि वेबसाइट अपलोड कैसे होती है, ठीक है। तो जब मैं आपको वेबसाइट अपलोड करने की वीडियो बनाकर भेजूंगा तो लाजमी बात है उसमें फाइलें ही तो होंगी, तो उधर जाकर आप फाइलों को चेक भी कर सकते हैं फिर कि कौन सी फाइल ठीक अपलोड हुई है और कौन सी गलत है, किसका नाम चेंज करना है। फाइलों तक तो पहुंच जाएंगे ना, तो नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे। व्हाट इज रीडायरेक्ट स्कीमा, यहाँ नजर आ रहा है किसी को? गूगल एड, मार्केटिंग, बिडिंग, फेसबुक, इसके अंदर मिक्स स्लाइड्स हैं। फेसबुक, गूगल एड्स, वाई स्कीमा, इस पर क्लिक करते हैं। ये फाइल भी आपको मैंने भेजी हुई है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा भी जो है एक एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। और रिसर्च ये बताती है कि ऐसी वेबसाइट्स जो पहली 3 पोजीशंस में आती हैं किसी भी टॉपिक के अगेंस्ट, किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट, उन सब में स्कीमा लगा होता है। यानी इसका मतलब पहली 3 नंबर पर आने वाली सब वेबसाइट्स में स्कीमा लाजमी होता है। मतलब एक रिसर्च ये बताती है हमें। इसका मतलब कि स्कीमा का जो एसईओ फैक्टर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसईओ फैक्टर है और इसे हमें लगाना चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा अब ये जो स्कीमा है, अब आपने देखा ना स्कीमा, मतलब इसका गूगल से कुछ लेना देना नहीं नजर आ रहा हमें। मतलब इट्स सेल्फ गूगल कुछ नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी सेगमेंट है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग में। और ये कहाँ से निकला है जी? ये schema.org की वेबसाइट है जहाँ से हम स्कीमा बनाते हैं। अभी क्या स्कीमा होता है मैं ये भी बताता हूँ, लेकिन स्कीमा की अगर मैं इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करूँ कि स्कीमा असल में क्या चीज़ क्या है, किसको हम स्कीमा कह रहे हैं। स्कीमा हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट की एक समरी बना रहे हैं, यानी हम अपनी वेबसाइट को समराइज कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? क्राउलर के लिए कर रहे हैं, ताकि क्राउलर हमारी वेबसाइट में से इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके बाहर निकाल दे जब उसको ये पता लग जाए। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी वेबसाइट के मुतालिक कहूँ कि भाई समरी बनानी है मैंने वेबसाइट की, तो समरी कैसी होनी चाहिए, मेरी वेबसाइट की समरी किस तरह की समरी होनी चाहिए। मतलब मेरी वेबसाइट की समरी ऐसी होगी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ माय वेबसाइट। सबसे पहले ये पता लगना चाहिए उसे कि भाई इस वेबसाइट की टाइप क्या है, उसको पता लग जाएगा। उसके बाद क्या ये लोकल बिजनेस है कि ग्लोबल बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस होने लगा हुआ है, ये हम बता देंगे इसको। उसके बाद हम ये बताएंगे कि इस बिजनेस को रिस्पॉन्ड कौन करने लगा हुआ है, मतलब कौन कौन से लोग हैं, किस जगह पर बैठे हुए हैं। फिर हम ये बता देंगे कि इस बिजनेस से रिलेटेड सोशल मीडिया के और कौन से लिंक्स बने हुए हैं। अब कितनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन एज ए शॉर्ट हमने उसमें ऐड करनी है। और ये किसके लिए हम ऐड कर रहे हैं? क्राउलर के लिए हम ऐड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब हमने अपनी वेबसाइट का एक स्कीमा बता दिया तो जैसे ही क्राउलर हमारी वेबसाइट को क्राउल करेगा उसे पता लग गया कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस कहाँ है, हमारा बिजनेस किसके लिए है। हमारे बिजनेस के मुतालिक अगर वो क्यूरी करनी हो तो वो फ़ोन करेगा, कोई हमें व्हाट्सएप भेजेगा, ईमेल करेगा, क्या करेगा। हमारी बिजनेस से रिलेटेड जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो कौन कौन से हैं। आप अक्सर नोट किया, आप कोई भी कीवर्ड लिखें, एक वेबसाइट आती है, उसके बाद नीचे फेसबुक वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो वो ऑप्टिमाइज हुए होते हैं या वो स्कीमा में ऐड हुए होते हैं। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है कि हम फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं,
और हम बहुत अच्छा कंटेंट डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं जिसमें हमारे कीवर्ड्स कवर हो रहे होते हैं और उसमें हम कुछ हैशटैग्स भी यूज़ कर रहे होते हैं अच्छे वाले। हमारे जो इमेजेस होते हैं वो भी बहुत ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और ये काम हम फ्रीक्वेंटली करते हैं। अगर ये काम आप फ्रीक्वेंटली करोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, आपका सोशल मीडिया पेज रैंक हो जाएगा, चाहे वो ट्विटर का पेज हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वो भी कीवर्ड्स पे गूगल के अगेंस्ट रैंक होगा, मगर नॉट इन 10 days, in 3 days, it take a time, maybe 6 months, maybe year, maybe 2 years, maybe 3 years। मतलब आपकी लाइफ बढ़ती है, ये वेबसाइट की तरह नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो वेबसाइट जितनी तो नहीं है। सो इसका मतलब है इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ती जाती है तो गूगल की रिलायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ती है, मतलब एक दिन में नहीं हो जाएगा। स्कीमा जी बिल्कुल फ्री टूल है, अभी मैं टूल में लेकर जाता हूँ, अभी तो मैं सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब आप ये देख रहे हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है और आप देख रहे हैं कितनी सारी इन्फॉर्मेशन अटैच होकर वेबसाइट के साथ आ रही है। ये एक कीवर्ड लिख के एक वेबसाइट ढूंढी गई है, हाँ, और उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आने लगी हैं कि भाई इसको कब विजिट किया गया है। नीचे देखें कितनी सारी डिटेल्स आ रही हैं। ये स्क्रीनशॉट इसलिए लिया हुआ कि आपको पता लग जाए। अच्छा, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, द एडिशनल इवेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस नेक्स्ट टू these are called rich snippets। अच्छा, रिच स्निपेट्स का क्या मतलब होता है कि एक वेबसाइट आती है उसका यूआरएल होता है, एक वेबसाइट आती है उसका टाइटल होता है, आपको पता है डिस्क्रिप्शन होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको नजर आ रही होगी इज कॉल्ड रिच स्निपेट, उसको हम रिच स्निपेट बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा साथ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन आती है और ये इसकी वजह से आ रही है जी। स्कीमा मार्कअप is code also called semantic vocabulary or micro data। माइक्रो डाटा का क्या मतलब होता है भाई, छोटा सा मुख्तसर सा डाटा, मेटा डाटा जिसको हम कहते हैं ना, उसी तरह का ये भी एक डाटा होता है। that can add to the HTML for your website। this micro data helps search engines better understand your content। ठीक है, ये कहा था मैंने आपको कि उसको अंडरस्टैंडिंग में क्रॉलर्स को आसानी होती है, so that they can return more detailed and informative results for searchers। क्योंकि आपने उसे सब कुछ बता दिया ना, तो वो देखेगा कहां पर आपकी, किस प्लेटफॉर्म पर आपकी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन है, उसको स्निपेट की तौर पर नीचे दिखाना शुरू कर देगा वो आपको। ठीक है, ये होगा इसकी इंपॉर्टेंस जी। डज स्कीमा हेल्प एसईओ? बिल्कुल, यही बताने लगा मैं इतनी देर से कि भाई स्कीमा जो होता है वो एसईओ में आपकी बहुत हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि जब आपने अपनी पूरी वेबसाइट का कंटेंट समझा दिया है क्रॉलर को, तो क्रॉलर और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देगा यूजर को, और जब यूजर को डिटेल इंफॉर्मेशन देगा तो यूजर को समझ में आ जाएगी कि हाँ जी, मैं जो ढूंढना चाह रहा था यही वो चीज है जो मैं असल में ढूंढ रहा था। हाउ डज स्कीमा अफेक्ट एसईओ? वेबसाइट्स दैट यूजेस स्कीमा मार्कअप, ये मैंने भी आपको बात बता दिया कि जिन लोगों ने स्कीमा मार्कअप यूज किया होता है वो ऊपर आ रही होती हैं, और जिन्होंने, मैंने आपको बताया कि रिसर्च साबित करती है कि जिनका स्कीमा है और जिनका स्कीमा नहीं है, ऐसी वेबसाइट्स मुख्तलिफ कंटेंट के अगेंस्ट हम देखते हैं जो पहली 3 नंबर पर आने वाली वेबसाइट्स होती हैं, उन सबका स्कीमा होता है। सो इसका मतलब और एसईओ के फैक्टर्स भी हैं, लेकिन स्कीमा एक ऐसा फैक्टर है जो हर पहले 3 नंबर पर आने वाली वेबसाइट में जरूर होगा। तो इसका मतलब यह है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसको यूज करें, कहना हम ये चाह रहे हैं कि यूज करें, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट 3 नंबर पर रैंक कर सकते हैं। आगे आ जाए, ये सारी बातें थी इंफॉर्मेटिव। अभी तक मैंने आपको सिर्फ स्कीमा के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी है सारी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो फिर वही एसईओ ऑडिट वाली बात आ गई फिर कि भाई ये वेबसाइट आई है, मेरे पास स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, चेक करना है ना, पहले तो टेस्ट करना है कि स्कीमा पहले से अप्लाई है कि स्कीमा पहले से अप्लाई नहीं है। तो कहता भाई इस जगह पर चले जाओ, validator.schema.org, ये वेबसाइट का यूआरएल है, यहां पर आपने जाना। अगली क्लास में हमारे ये इंशाल्लाह आई होप के मैं ख़त्म करूंगा ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ बोथ। नहीं ये बनी इसलिए है और कोई नहीं होता। ठीक है, बेसिकली जो हमने पहले बात की वो तो टूल्स थे ना, वो तो टूल तो मुख्तलिफ वेबसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्कीमा तो प्रोवाइड ही schema.org कर रही है, यानी कोई और वेबसाइट नहीं है फैसिलिटी दे रही है। इवन देखें ना, गूगल से भी नहीं मिल रहा आपको, मतलब ये चीज़ आपको गूगल से भी नहीं मिल रही। गो नेट तो यूज़ कर लें।
आ गया। आगे जी, यहाँ पर आकर हम वेबसाइट लिखेंगे। यहाँ पर आकर जी मैं बेहतर तरीका ये होता है कि वेबसाइट को खोल के उसका यूआरएल कॉपी करके ले आए, ठीक है। stars.edu जिसको मैंने अभी पहले भी खोला था, और रन टेस्ट। ये क्या कर रहे हैं हम? स्कीमा चेक कर रहे हैं कि स्कीमा है कि नहीं है। इस वेबसाइट के ऊपर क्या स्कीमा है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। पढ़े मैसेज, नो आइटम डिटेक्टेड, इसका क्या मतलब हुआ? इस वेबसाइट पे स्कीमा नहीं लगा हुआ। ओके, अब हम जरा अपनी वो वेबसाइट जिसकी मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ उसे खोलें। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये अब इसे कॉपी करते हैं। अब अगला टेस्ट कैसे करना है आपने, ये लिखा हुआ आ रहा है न्यू टेस्ट, उधर ही उसी वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा है न्यू टेस्ट। सो आपने न्यू टेस्ट पे चले जाना है और यहाँ लाकर उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। अब हमारा ये मॉड्यूल ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेजेस पर है जी। अब बताएं इसका तो ये टेस्ट हो गया हमारा। मैं कही हमारा टेस्ट हो गया कि स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। अब हम बात करते हैं स्कीमा लगाना कैसे। ये तो नहीं लगा हुआ ना, अब हम स्कीमा बनाना चाह रहे हैं। मैंने ना कुछ छोटे छोटे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं वर्डप्रेस के, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, वो आपने खुद से देखने हैं। और जो आप क्यूरी करना चाहें ग्रुप में करें या क्लास में करें, ठीक है। वो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है वर्डप्रेस के नाम से। सो उसमें दो लेक्चर्स हैं कि आप वर्डप्रेस घर में कैसे इंस्टॉल कर लो अपनी मशीन के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। और उसमें मैंने फिर ये भी बताया कि अगर आपके पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट आएगी तो आपने उसकी एसईओ कैसे करनी है, यानी उसके अकाउंट को खोलना पड़ेगा ना हमें। उसकी तो लोकल वेबसाइट आपके पास नहीं आएगी ना, आपने उसकी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर ही काम करना है। हम मोस्टली उसी की वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं। सो वो मैं आपको आज या कल लिंक शेयर करूँगा। वो वाले लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर हैं, मतलब कोई 5 मिनट का होगा, कोई 7 मिनट का होगा, और बहुत एक ही लेक्चर है जिसके अंदर मैंने उसकी ऑन साइट एसईओ बताई है। वो तो बहुत ही सिंपल है। तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब ये बात मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि जैसे अभी मैं स्कीमा लिख रहा हूँ तो ये कोडिंग का लिख रहा हूँ ना। वर्डप्रेस की वेबसाइट का स्कीमा कैसे होगा, एक तो मैं चाहूँ तो अगर मैं इस एक्सपर्ट लेवल पर हूँ कि मैं उसकी कोडिंग को एक्सेस कर सकता हूँ तो मैं यही तरीका यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन उसमें दूसरा तरीका भी होता है प्लगइन, उसकी भी मैं वीडियो बनाकर उसमें रखूँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा कि उसका स्कीमा कैसे लगना है। जी आप बताएं, आप क्या पूछ रहे थे? बिल्कुल होती है, उसकी भी वीडियोस होंगी छोटी छोटी, ठीक है। जी ये तो हो गया काम खत्म। आ जाए वापस इधर आ जाए। ये था वैलिडेटर। अगला टॉपिक है जी हाउ टू क्रिएट स्कीमा, कि स्कीमा बनाना कैसे है। ये लिंक पे क्लिक करें। आगे ये रैंक रेंजर भी स्कीमा की ही वेबसाइट है, ठीक है। इसे क्लोज करें। आगे स्कीमा मोड में हम ये लेफ्ट साइड पर एक विजुअल मोड आ रहा है आपके सामने। सबसे पहले वो क्या कहता है, कहता है भाई बताओ आपकी वेबसाइट किस तरह की है। सबसे पहले वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट है किस तरह की। भाई वेबसाइट तो मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है ना, जैसे हम कहें आर्टिकल्स, मतलब उसमें ज़्यादा लिखा हुआ है। देखिए कितनी सारी वेबसाइट्स की टाइप्स आ गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से अपनी वेबसाइट की टाइप को चूज़ करना है। जैसे मैं कहूँ ना स्टार्स कॉलेज, पीक सॉल्यूशंस, तो ये किस में आते हैं? लोकल बिजनेस में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ऐसे ही है। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो भी वेबसाइट है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। और अगर आपने सिर्फ कोई वेबसाइट इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई हो या सिर्फ आर्टिकल्स ही लिखे हो उसमें, तो आप ऊपर क्या कर लोगे, आर्टिकल को चूज़ कर लोगे। अगर आपने कोई FAQ वेबसाइट बनाई हो
FAQ का क्या मतलब है कि भाई उसमें सिर्फ क्वेश्चन टाइप की चीज़ें हैं कि क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको हम बोलते हैं FAQ टाइप की वेबसाइट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई लोकल बिजनेस है, इस वक्त मैंने ये चूज़ कर लिया। अब आप राइट साइड पर देखें ऑटोमेटिक कोड जनरेट होना शुरू हो चुका है। मैं यहाँ से सिर्फ चीज़ें सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड पे कोड खुद ही जनरेट होगा। सबसे पहले पूछते हैं नाम, तो मैं स्टार्स अकेडमी सपोज कर लेते हैं, तो मैंने लिख दिया जी स्टार्स अकेडमी लाहौर, ये नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या कहता है, इमेज URL, कहता है इसका जो इमेजेस पड़े हुए हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इमेजेस के लिए मैं ऐसे कहता हूँ https:/, देखिएगा ज़रा, मैं इस वक्त इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ सपोज करके, तो मैंने क्या कह दिया इसको, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, ओके। आगे क्या कह रहा है, वेबसाइट का URL, राइट साइड पे कोड जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं जो कुछ लिखता जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो रहा है। फोन नंबर लिख दें जी यहाँ पर, चलो जी मैं वैसे ही नंबर 1 लिख दिया मैंने। प्राइस रेंज आप बताना चाहते हैं, फाइन, नहीं बताना चाहते छोड़ दें। स्ट्रीट बताना चाहते हैं, फाइन, नहीं बताना चाहते छोड़ दें। यहाँ आकर मैंने कह दिया जी लाहौर। जिप कोड, कंट्री कोड ऐसे ही है ना, रीजन कोड क्या है, लाहौर का फोटो, ये सारी चीजें मैंने उसको बता दी। उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, सोशल प्रोफाइल्स। सोशल प्रोफाइल्स का मतलब अपना व्हाट्सएप भी कह सकते हैं हम इसको, फेसबुक भी कह सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, जितने भी आपके सोशल प्रोफाइल्स बनी हुई हैं उन सब के लिंक्स आपने यहाँ पे शेयर करने हैं। क्या करेगा वो, इन लिंक्स को आपकी वेबसाइट के अंदर ही एसोसिएट कर देगा आपकी वेबसाइट के साथ, मगर ये एसोसिएशन ऐसी नहीं है जो बॉडी में नजर आ रही है। हाँ, मतलब एक तो मैंने वेबसाइट बनाई है, मैंने भी इसके ऊपर सोशल मीडिया के लिंक्स लगाए हुए हैं, वो लिंक्स तो वो रीड करेगा तभी उसे पता लगेगा ना, बॉडी में आएगा। ये चीजें हम कहाँ पर दे रहे हैं, उसको हेड में दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट को लोड करने से पहले ही उसको पता लग जाएगा। तो कैसे लेंगे हम, यहां से उठाते हैं जी, यहाँ मेरा ख्याल है एक लिंक है मेरे पास, क्या नहीं है, मैंने बंद कर दिया। चलो मैं फेसबुक लिखता हूँ, तो एक लिंक आ रहा होगा, मैं सब एक लिंक की एग्जांपल आपको दे देता हूँ, इसी तरह बाकी सारे आपने लिंक्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं कहता हूँ ये पेज है हमारा, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ लाकर पेस्ट करके एक आ गया, देखें जरा बनता जा रहा है ये। अब आप इस कोड को कुछ अंडरस्टैंड करना भी शुरू हो गए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगली दफा जब आपको करना हो, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं तो बेशक आप स्कीमा में ना आए, बल्कि आप क्या करें, दूसरी वेबसाइट का कोड कॉपी करें और जाकर सिर्फ जगह ही चेंज करनी है ना आपने। मतलब यहाँ पर जो फेसबुक लिखा हुआ है, असल में तो क्या करना है आपको, सेम एज लिखा हुआ है ना, इसको मैंने यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पर क्या करना है, अपने पेज का लिंक ऐड करते जाना है, ठीक है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट तरीके को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाए इधर, इस तरह। इसका मतलब क्या हुआ, एक आ गई है, अब जितनी मर्जी ऐड कर लूँ, ऐड प्रोफाइल्स करता जाऊँगा, प्रोफाइल्स बनती जाएंगी। ऐड ओपनिंग आवर्स, यहाँ से मैं इसके ओपनिंग आवर्स भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मुख्तलिफ किस्म के बनाकर। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस सारे को बेशक एक दफ़ा कर लें सिलेक्ट और फिर कर लें कॉपी। क्या हुआ, कॉपी हो गया, तो कोड है ना, ये स्क्रिप्ट लिखा है एक, और इस स्क्रिप्ट को कहाँ लेकर आना है मुझे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मेरी ये फाइल है, सपोज कर रहे हैं हम, पिछली क्लास में भी मैंने ऐसे ही किया था, ये है हमारी इंडेक्स की फाइल, सपोज करते हैं, और यहाँ आए हम, आगे हेड में आगे, जहां मर्जी लगा दो, कहीं भी लगा, कोड हेड के अंदर लगाना है, पोर्शन हेड का होना चाहिए, बॉडी में नहीं जाना आपने। हेड के स्टार्ट होने के बाद और हेड के खत्म होने से पहले जहां मर्जी लगा ले, ये हमारी चॉइस है।
देखिएगा, मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, आ गया। इसे बेशक मैं कॉपी करके रख लूँ और दूसरों का स्कीमा बनाना हुआ करे तो इसके अंदर ही वैल्यूज चेंज कर दूंगा मैं, किसी का भी बन जाएगा। मैंने कहा एक तरीका ये भी है, और एक तरीका ये है कि सीधा सीधा तरीका है कि उधर जाएं, ऑनलाइन वैलिडेटर पर जाएं, वहां जाकर नए सिरे से जनरेट कर लें। इसलिए कि हर किसी की वेबसाइट की टाइप तो एक जैसी नहीं होगी ना, वो आपको टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी उसकी। जैसे लिखा हुआ है टाइप लोकल बिजनेस, तो यहां जाकर आपको टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी। ये हो गया। अब वर्डप्रेस में कैसे होता है? वर्डप्रेस में एसईओ के प्लगइन के थ्रू होगा। कैसे होगा वो मैं आपको वीडियो बनाकर एक छोटी सी भेज दूंगा, ठीक है। वहां पर क्या करेंगे, एसईओ में वर्डप्रेस में डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे जैसे आप उस प्लगइन में जाके कर रहे थे, अभी जैसे मैं कर रहा था। जो जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा था वो वर्डप्रेस में दे सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ तो वर्डप्रेस की हेडर फाइल में जाकर भी ये इन्फॉर्मेशन हेड में ऐड कर सकता हूँ। जैसे अब आपको कोडिंग की इतनी एक्सपर्टीज तो है ना कि अगर खुल जाए देख सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि भाई ये हेड की फाइल है, तो आपने क्या करना है, उस फाइल को रिकग्नाइज कर लेना है कि भाई ये वाली हमारी हेड की फाइल है। अभी दूसरी क्लास चल रही है, बेशक अगर आप बैठना चाहें तो बैठ जाएं, लेकिन अभी क्लास दूसरी है जी। समझ आ गई बात की? तो ये है हमारा स्कीमा। दो चीजें हमने देखी, 404 और स्कीमा को हमने देखा, ठीक है। अच्छा, इधर एक फाइल और थी हमारे पास, वो भी जरा समझ ही लेते हैं। कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लिंक जूस, ये क्या चीज होती है जी? Link juice is the term used in SEO world, refer to the value passed from one page or site to another। ये लिंक जूस है क्या कि भाई एक लिंक लगा हुआ है और वो क्या करता है, एक लिंक एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर आपको लेकर जाता है। तो इसका मतलब है वैल्यू पास होती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अब जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक वेबसाइट के दो मुख्तलिफ पेजेस भी हो सकते हैं और वो दो अलग अलग वेबसाइट्स भी हो सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? लिंक जूस का फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज़ डोमेन अथॉरिटी? डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब होता है कि आपकी जो डोमेन है उसकी अथॉरिटी कितनी है। एक और वेबसाइट है हमारे पास मोज, जिसके स्टैंडर्ड्स को हम मेजर करते हैं कि भाई ये बताता है हमें कि अथॉरिटी कितनी है, ठीक है। सो मोज ये डिसाइड करता है कि वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। वेबसाइट की अथॉरिटी होती है बिटवीन 1 to 100। इसी तरह अगर हम फेसबुक की अथॉरिटी चेक करें तो हम देखेंगे कि उसकी अथॉरिटी 100 ही होगी। ट्विटर की अथॉरिटी भी इसके करीब करीब ही होगी। जितनी भी अच्छी वेबसाइट्स होंगी उनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी होगी, नंबर। लेकिन जब एक नई वेबसाइट बनेगी तो हो सकता है कि उसकी डोमेन अथॉरिटी अभी 0 हो, फिर कहीं जाकर उसकी अथॉरिटी 1 हो जाए। कैसे अथॉरिटी बढ़ेगी? अथॉरिटी उस वक्त बढ़ेगी जब आपकी डोमेन की एज बढ़ेगी। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी डोमेन वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ अच्छी हुई होगी, आपकी वेबसाइट को अच्छी वेबसाइट से लिंक्स मिले होंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर है इसका, जिसको हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। यानी जो हमारा टॉपिक है ना लिंक बिल्डिंग वाला, वो असल में ये टॉपिक है कि हमें लिंक्स लेने हैं। तो होगा क्या, हमारी डोमेन अथॉरिटी 1 है, अब हम लिंक बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। लिंक बिल्डिंग में क्या है, फेसबुक बन गया आपका, उधर भी आपका लिंक लग गया। लिंक्डइन बन गया, उधर भी आपका लिंक बन गया। ट्विटर बन गया, उधर भी। ये भी आपकी लिंक बिल्डिंग के टूल्स हैं। लिंक बिल्डिंग के कौन कौन से टूल्स हैं हम उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं अभी आपसे ये कहने लगा हूँ कि फेसबुक की अथॉरिटी तो 100 है। पता भी करवा लेते हैं, अभी फिलहाल मेरे ऊपर यकीन करें, ठीक है। चेक कैसे करना है ये जब हम पढ़ेंगे ना ऑफ साइट एसईओ, फिर उसमें चेक करने का तरीका बताऊंगा आपको। तो फेसबुक की जो अथॉरिटी है वो 100 है। इसी तरह ट्विटर की अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा है, लिंक्डइन की अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अगर मैं जाकर फेसबुक पर अपनी वेबसाइट का एक लिंक ऐड करूँ, इसकी एग्जांपल ले लेना एक कि सड़क के ऊपर एक बैनर लगाया हमने, बहुत सारे बैनर लगाए, लोग गुजर रहे हैं, बैनर देख रहे हैं, ठीक है। एक आम सा उन्हें फील होगा ना, कोई खास बात तो नहीं फील होगी। मतलब कोई बहुत हाई क्वालिटी का बंदा भी उसी रोड पे बैनर लगा रहा है,
और कोई बिल्कुल सेटअप जिसने अभी नया बनाया होगा वो भी उसी रोड पे बैनर लगा रहा है, तो उस रोड की तो कोई अथॉरिटी नहीं है। उस रोड की अथॉरिटी फिलहाल सिर्फ इतनी है कि इंफॉर्मेशन थ्रो हो रही है बस, चाहे वो अच्छे बंदे से हो रही है चाहे वो लो क्वालिटी के बंदे। मिसाल के तौर पीक सॉल्यूशन का ऐड भी वहीं पे लगा हुआ है, ठीक है, और एक बंदा घर बैठ के हमसे कोर्स करके चला गया और वो पढ़ाने लगा है, उसने भी बैनर लगा दिया, उसका बैनर भी वहीं पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि रोड की अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन पैकेजेस माल में ना सेल लगी हुई है। पूरे पैकेजेस माल में जितनी भी ब्रांड्स हैं सब सेल पर कुछ चीज़ें देने लगी हुई हैं। हमने क्या किया कि पैकेजेस माल के अंदर जितनी भी ब्रांड्स हैं सबके लिए स्टैंडीज बनवा ली। और स्टैंडीज पता है क्या होती है? फ्लैक्स खड़ी की होती है जो, उसको हम स्टैंडी बोलते हैं, ठीक है। और वो हमने क्या किया कि जैसे ही कोई बंदा ब्रांड के अंदर एंटर होता है तो उसको वो स्टैंडी नजर आ जाती है वहां पर। अब मुझे बताएं कि रोड पर बैनर की अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी होगी कि स्टैंडी की अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी होगी? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जहां पर रखी हुई है उसकी अथॉरिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उस स्टैंडी को देखकर भी पीक सॉल्यूशंस आ सकते हैं। वो ये कहेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छी कंपनी में इन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली कंपनी वाले इसको वेट दे रहे हैं, ये वाली कंपनी भी इसको वोट कर रही है कि भाई अगर आपने पढ़ना है तो इनके पास जाकर पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उनकी अथॉरिटी को भी कैच किया। बेसिकली तो हमने उस ब्रांड की अथॉरिटी को यूज किया ना। अगर वो फ्लेक्सी उस ब्रांड में ना लगी होती बल्कि पार्किंग में लगी होती तो इतना फर्क ना पड़ता, लेकिन जो ब्रांड के अंदर लगी हुई है जहां पर उनकी अपनी चीजें पड़ी हुई हैं सारी, वहां पर जब हमने वो एक स्टैंडी एक फ्लेक्स लगा दी है तो उससे ज्यादा हमें वेट मिल रहा है। इट इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग, इसी को ही लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम दूसरों की अथॉरिटी को कैच करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इज इट पॉसिबल कि मैंने अगर उधर जाकर फ्लेक्सी लगाई तो उनकी अपनी अथॉरिटी कुछ कम हो गई? उनकी अथॉरिटी तो उतनी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी अच्छी वेबसाइट पर अपना लिंक लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हमें एक वोट कर रहा है। दिस वोट इज कॉल्ड लिंक जूस। इसको हम लिंक जूस करते हैं कि लिंक लगाने से जो हमें थोड़ी सी अथॉरिटी उसने दे दी है इज कॉल्ड लिंक जूस। इसको हम लिंक जूस बोलते हैं, यानी उसके लिंक की का जूस थोड़ा सा हमें भी मिल गया भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म, उसकी अथॉरिटी में से कोई चीज माइनस हुई है। उसकी लिंक अथॉरिटी अभी भी 100 ही है। यानी उसने अगर उसने मुझे कुछ नहीं दिया बल्कि मुझे क्या दी है, रिलायबिलिटी दी है मोस के ऊपर जाकर कि भाई मैं इसको वोट कर रहा हूं। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी अथॉरिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन एकदम नहीं, ये नहीं है कि मैं 4 लिंक्स लगाऊंगा तो बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ लिंक्स, थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स के साथ मेरी अथॉरिटी बढ़ेगी। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिंक बिल्डिंग। अब समझ में आ गई कि लिंक जूस क्या चीज है। अब ये लिंक जूस था एक्सटर्नल, और इंटरनल लिंक जूस क्या होगा? इंटरनल लिंक जूस ये होगा जो मैं आपसे कह रहा था ना कि भाई होम पेज की एसईओ करनी है, अबाउट अस की तो एसईओ नहीं करनी। तो अब हमने क्या किया, होम के अंदर अबाउट का लिंक लगा दिया। अब अबाउट की तो एसईओ नहीं हुई, लेकिन लिंक लगाने से क्या हुआ, उसको भी लिंक जूस मिल गया होम से, तो उसकी भी अथॉरिटी थोड़ी सी हमारे पेज की बढ़ गई। ये है इंटरनल लिंक जूस। और एक्सटर्नल लिंक जूस मैंने भी आपको बताया। और एक एक्सेप्टेबल डोमेन अथॉरिटी जो होती है, जिसको हम अच्छी डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं, दैट इज 40। यानी कि जो अच्छी अथॉरिटी है, मतलब क्या हुआ कि अगर लोग लिंक बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो मिनिमम स्कोर जो बाय करना चाहते हैं वो 40 का स्कोर बाय करना चाहते हैं। 40 का स्कोर जो होता है वो अच्छा स्कोर होता है। इससे कम में इसका मतलब है भी आप लिंक्स ले रहे हैं। बट रिमेंबर, ये बात आपने याद रखनी है कि लिंक बिल्डिंग इज नॉट द की फैक्टर टू रैंक वेबसाइट। वेबसाइट को रैंक करने का ये की फैक्टर नहीं है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो सिर्फ काम किस पे कर रही है, लिंक बिल्डिंग पे कर रही है, प्रोजेक्ट्स, लिंक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स कर रही है। क्या किया उसने, अथॉरिटी को बढ़ा दिया, 40 से 50 में भी ले गया, मगर उसने ऑन साइट एसईओ पे काम नहीं किया तो वो रैंक नहीं करेगी वेबसाइट। अब अगर हम कंपैरिजन करें कि कोई बंदा ऑन साइट एसईओ करता है और टेक्निकल एसईओ करता है, तो क्या वो रैंक करेगा एज कंपेयर टू कि एक बंदा जो है वो बहुत क्वालिटी की लिंक बिल्डिंग करता है, वो रैंक करेगा जिसने ऑन साइट एसईओ की होगी और टेक्निकल एसईओ की होगी। लेकिन अगर उसने लिंक बिल्डिंग नहीं की वो फिर भी रैंक करेगा। जब मैं आपको लिंक बिल्डिंग का रैंक लेक्चर दूंगा तो आप देखिएगा कि प्रोफेशनल किचन का की जो डोमेन अथॉरिटी है वो काफ़ी पुअर होगी, मगर वो रैंक करती है क्योंकि हमने उसकी लिंक बिल्डिंग पे काम नहीं किया, हमने उसके कीवर्ड्स पे काम किया हुआ है।
सो अगर आप वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, यानी कोई भी बंदा चाहता है मुझे बिजनेस लीड्स चाहिए, मुझे क्यूरीज चाहिए, मुझे अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे उसकी ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल, यानी हम अगर लिंक बिल्डिंग बिल्कुल नहीं कर रहे और सिर्फ ऑन साइट एसईओ करें और टेक्निकल एसईओ करें तो हमारी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ लिंक बिल्डिंग करें और टेक्निकल एसईओ और ऑन साइट एसईओ को हाथ भी ना लगाएं तो हमारी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी। हालांकि हमारी डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाएगी, इसलिए कि ऑन साइट एसईओ में और टेक्निकल एसईओ में हम टारगेट कर रहे होते हैं अपने कीवर्ड्स को, मोस्टली कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। ठीक हो गया? चलो।